हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति और उसकी शक्तियों के बारे में। अपनी लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें यहाँ पर बात की थी, बेसिक चीज़ों को जाना था यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में। अब हम उसकी शक्तियों और कार्य के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया है, और तो संसदीय प्रणाली जो हमने ब्रिटेन से प्राप्त की है, वहाँ पर राजा और रानी जो है वहाँ पर नाम मात्र के थे। तो ऐसी ही बातें हमें यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलती है। क्योंकि भारतीय परिवेश की बात करते हैं तो इसके अनुरूप बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ शक्तियाँ यहाँ पर संविधान के माध्यम से दी हैं हमारे राष्ट्रपति को। भारत में जो शक्तियाँ हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति से थोड़ी कम शक्तियाँ यहाँ पर प्राप्त की हैं, और ब्रिटेन के जो राजा रानी हैं उससे अधिक शक्तियाँ यहाँ पर हैं। तो आर्टिकल 53 में यहाँ पर बात की है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से यहाँ पर देश के प्रशासन को चलाएगा। फिर साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक और आर्टिकल है उसका यहाँ पर जिक्र करना बहुत ही महत्वपूर्ण जाता है, वो है यहाँ पर आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 यहाँ पर बात करता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने की बात की गई है यहाँ पर। तो जितनी भी शक्तियां हम यहाँ पर जानने वाले हैं तो वो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही यहाँ पर डिपेंड होने वाली है। एक अमेंडमेंट है यहाँ पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, वो है यहाँ पर 42 अमेंडमेंट। 42 अमेंडमेंट जो था उसमें यहाँ पर एक अमेंडमेंट किया गया और उसमें एक वर्ड यहाँ पर जोड़ा गया कि वो जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। इस अमेंडमेंट से पहले अगर बात करते हैं तो यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ था वो है कर सकेगा। इससे पहले ये अमेंडमेंट था यहां पर कि कर सकेगा, और 42 अमेंडमेंट में यहां पर लिखा कि करेगा, यानी उसको यहां पर बाध्य बनाया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करने के लिए यहाँ पर बाध्य बनाया गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पर अमेंडमेंट 44 यहाँ पर करते हैं। तो इसमें यहाँ पर कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, किंतु एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। तो ये स्थिति अभी यहां पर हमें दिखाई पड़ती है अमेंडमेंट 44 के। तो ये अगर हम बात करते हैं एट प्रेजेंट यहां पर ये स्थिति है। तो 74 में यहाँ पर हमें चीज दिखाई देती है। 42 अमेंडमेंट किया गया था, वहां पर एक वर्ड जुड़ा गया कि करेगा, यानी उनको बाध्य किया गया था राष्ट्रपति को यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए। अब अगर कोई भी बिल यहाँ पर पारित होकर पहुंचता है राष्ट्रपति के पास तो वो उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं वापस मंत्रिपरिषद को। तो यहाँ पर बाध्य नहीं किया गया है। तो ऐसा ही अगर हम बात करते हैं, एक यहाँ पर हमें उदाहरण भी हमारे पास है कि एक जो लाभ के पद पर एपीजे अब्दुल कलाम को, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनको लाभ के पद पर एक बिल भेजा गया था। लाभ के पद पर एक बिल भेजा गया था यहाँ पर साइन करने के लिए। तो उनको उन्होंने एक बार पुनर्विचार के लिए यहाँ पर लौटाया था, और उसके बाद यहाँ पर मंत्रिपरिषद को लगा कि ये सही नहीं है, तो उसको यहाँ पर उसने विड्रॉ किया था। तो एक बार पुनर्विचार के लिए यहाँ पर लौटा सकता है कोई भी राष्ट्रपति। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर जो हमें स्थिति दिखाई पड़ती है। जितनी भी शक्तियां यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तो वो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जो हमारे पास यहाँ पर स्वविवेक की शक्तियां हैं, इनको अगर हम छोड़ दें तो बात करते हैं सारी शक्तियां, चाहे वो प्रशासनिक हो, विधायिकी हो, वित्तीय शक्तियां हो या न्यायिक शक्तियां हो, वो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रशासनिक शक्ति के बारे में। प्रशासनिक शक्ति संबंधित है यहाँ पर पदाधिकारियों की नियुक्ति से।
सबसे पहले बात करते हैं किन किन की नियुक्ति यहां पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहां पर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। फिर है हमारे पास यहां पर अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग का गठन, जो संबंधित है आर्टिकल 280 से। फिर हम बात करते हैं यहां पर अनुसूचित जनजाति, जाति और ओबीसी के लिए जो आयोग गठित रहते हैं वो भी यहां पर राष्ट्रपति की जो प्रशासनिक शक्ति है उसके द्वारा ही यहां पर नियुक्त किए जाते हैं। या फिर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, जो न्यायाधीश हैं, वो भी यहां पर राष्ट्रपति द्वारा ही यहां पर नियुक्त किए जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है, वो भी यहां पर प्रशासनिक शक्ति के द्वारा ही यहां पर नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर महान्यायवादी, तो इन सब की नियुक्ति यहां पर प्रशासनिक तौर पर हमें दिखाई पड़ती है। इस बॉक्स को हम यहां पर फिलहाल बंद कर देंगे। तो ये प्रशासनिक शक्तियां थी जो यहां पर राष्ट्रपति को मिली हुई हैं पदाधिकारियों के नियुक्ति से संबंधित। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर विधायी शक्तियां। विधायक शक्तियां संबंधित हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा के संचालन के लिए। चाहे अगर हम बात करते हैं यहां पर जो विधायक शक्तियां संबंधित हैं, संयुक्त बैठक, जो हमारी संबंधित है आर्टिकल 108 से, इसको जो बुलाने की क्षमता है वो राष्ट्रपति के पास है। इसकी जो अध्यक्षता यहां पर करते हैं वो यहां पर करते हैं लोकसभा के स्पीकर। संयुक्त बैठक को बुलाने की जो शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पास है। फिर अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में जो 12 सदस्य यहां पर मनोनीत किए जाते हैं और वो संबंधित होते हैं किससे, या तो वो किसी कला, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को यहां पर राज्यसभा में नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो वो भी कहीं ना कहीं यहां पर विधायक शक्ति से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं यहां पर लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से यहां पर संबंधित है। तो ये यहां पर संबंधित है यहां पर विधायक शक्ति से। एक यहां पर है हमारे पास अध्यादेश, तो वो आर्टिकल है हमारे पास 1, 2, 3। आर्टिकल 123, यानी तीनों ही शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। याद कर सकते हैं इसको हम 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 कहां है संबंधित है, आर्टिकल अध्यादेश से। यदि लोकसभा, राज्यसभा या दोनों में से कोई भी संसद यहाँ पर सदन जो है वो बैठक में नहीं है और एक ऐसे कानून की आवश्यकता है देश के संचालन के लिए, तो एक अध्यादेश को जारी कर करके यहाँ पर हम राष्ट्रपति द्वारा भेजा किया जाता है और उसके बाद जितना भी कानून है वो यहाँ पर लागू होते हैं अध्यादेश के द्वारा। यदि किसी कानून की आवश्यकता है तो उसी कानून को लागू करते हैं अध्यादेश के द्वारा। इसकी वही शक्ति और वही इंप्लीमेंटेशन है जो हमारे संसद के द्वारा कानून पारित किया जाता है। तो वो संबंधित है यहाँ पर आर्टिकल 123 से। तो ये थी हमारी यहाँ पर जो विधायी शक्तियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर वित्तीय शक्ति। तो इसको हम यहाँ पर बॉक्स में कर देते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर वित्तीय शक्तियां हैं ये संबंधित हैं हमारे पैसे से, यानी फाइनेंशियल जितने भी सपोर्ट हैं तो वो संबंधित है हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर धन विधेयक। धन विधेयक पारित किया जाता है तो उससे पहले यहाँ पर सलाह ली जाती है राष्ट्रपति से, यानी उनके सिग्नेचर के बिना यहाँ पर धन विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आकस्मिकता निधि, जो संबंधित है यहाँ पर आर्टिकल
267, आर्टिकल 267 संबंधित यह निधि है, ये भी राष्ट्रपति की सलाह पर ही या राष्ट्रपति के आदेश पर ही यहाँ पर निकाल सकते हैं सरकार। फिर अगर हम बात करते हैं प्रत्येक वर्ष जो बजट पारित किया जाता है वो भी संबंधित होता है राष्ट्रपति से ही, वो संबंधित है आर्टिकल 112। तो जितनी भी फाइनेंशियल शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास ही यहां पर दी गई हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो यहां पर है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां संबंधित हैं हमारे न्यायालय से। हमने बात की थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को हम यहाँ पर अलग अलग करने का प्रयास करते हैं, तो ये उसी से संबंधित है। यदि कोई मानवीय भूल या कोई न्यायिक भूल यहाँ पर होती है हमारे न्यायालय के द्वारा, तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में उसको बदलने की बात की गई है। तो इसी के द्वारा ही यहाँ पर हम बात करते हैं क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति जो संबंधित है यहाँ पर आर्टिकल 72 से। तो आर्टिकल 72 बात करता है यहाँ पर कोई भी अपराधी है उसके सजा को कम करने से, उसके सजा के प्रारूप को बदलने से, उसकी सजा को कुछ समय के लिए निलंबित करने से या उसकी सजा के प्रारूप को बदलने से। तो वो कहीं ना कहीं संबंधित है हमारे राष्ट्रपति से ही। जितनी भी शक्तियां हैं हमने बात की हैं, तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही यहाँ पर रखी गई हैं। फिर दूसरा हम यहाँ पर ऐड करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति। तो ये भी कहीं ना कहीं यहां पर संबंधित है न्यायिक शक्ति से। एक यहां पर है हमारे पास आर्टिकल 143। 143 कहता है यहां पर सलाह मांगने की शक्ति या सलाह लेने की शक्ति, इसको हम ऐसे कर सकते हैं सलाह लेने की शक्ति, जो संबंधित है यहां पर आर्टिकल 143। तो यहां पर जो सलाह लेते हैं वो यहां पर लेते हैं राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से ही सलाह लेने की बात हमारे संविधान में की गई है आर्टिकल 143 में। यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं जब कोई भी राष्ट्रपति सलाह लेता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से। यदि सलाह ऐसे विषय पर है जो संविधान के लागू होने से पहले पर है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बाध्य है उसको सलाह को देने के लिए। यदि कोई ऐसा विषय है जो संविधान के लागू होने के बाद से है संबंधित है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं है। और दोनों ही कंडीशनों पे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है उसकी सलाह को माने या नहीं माने वो डिपेंड करता है यहाँ पर राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो जितनी भी हमने यहाँ पर बात की वो संबंधित है हमारी न्यायिक शक्ति से। तो इसको भी हम यहाँ पर बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो इतनी शक्तियों के बारे में हम तब बात की है, चाहे वो प्रशासनिक शक्ति हो, विधायक शक्ति हो, वित्तीय शक्तियां हो, न्यायिक शक्तियां हो। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति की बात करते हैं यहाँ पर, तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर सेना है, चाहे वो थल सेना है, वायु सेना है या वो जल सेना है, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों की ही यहाँ पर शक्तियां या कहें हम सेनापति। तो सेनापति यहाँ पर कौन है? सेनापति या हम कहते हैं इसको अध्यक्ष। तो वो कौन है यहाँ पर? राष्ट्रपति है। तो तीनों ही सेनाओं का यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर राष्ट्रपति को बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर शक्तियां हैं सैन्य संबंधित से, कोई भी संधि, समझौता यदि किसी और देश के साथ यहां पर हो रहा है तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही यहां पर होगा। यदि हम बात करते हैं कोई भी हम समझौता कर रहे हैं अमेरिका, रूस, चीन के साथ, तो वो हम करते हैं राष्ट्रपति के नाम से ही यहाँ पर समझौता करते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री का नाम नहीं होता है, वो केवल उनके बदले में वहां पर काम करते हैं, लेकिन जो मेन नाम है वो राष्ट्रपति के नाम से कोई भी संधि, समझौता, युद्ध, जितनी भी बातें हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही यहाँ पर की जाती हैं। तो ये थी हमारी यहाँ पर सैन्य शक्ति। इसको भी हम यहाँ पर बॉक्स में बंद करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर आपातकालीन शक्तियां। तो तीन तरीके की आपातकाल की बात की गई है हमारे संविधान में। जो जो भाग 18 में, जो भाग 18 में हमें है, तो कुल कितने भाग हैं हमारे संविधान में? तो कुल यहाँ पर 22 भाग हैं। तो बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर आर्टिकल 352। 352 बात करता है यहाँ पर युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की बात करता है। 352 में जो आर्टिकल यहाँ पर रखा गया है, आर्टिकल 352, ये कहीं ना कहीं संबंधित है यहाँ पर राष्ट्रपति से ही। जो जितने भी आपातकालीन शक्तियां लगाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को यहाँ पर दिया गया है। फिर जो हमारे पास है यहाँ पर आर्टिकल 356 बात करता है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन से, यानी कोई राज्य संविधान के प्रारूपों के अनुसार यहाँ पर नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उस राज्य में वो राष्ट्रपति शासन को लगाए। जो राज्यपाल है वो हर 15 दिन में एक रिपोर्ट बनाकर भेजता है राष्ट्रपति के पास। तो हर 15 दिन में यहाँ पर प्रत्येक जो राज्यपाल है वो रिपोर्ट बना के भेजता है राष्ट्रपति के पास। तो उसी के आधार पर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के यहाँ पर बात की जाती है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 बात करता है यहाँ पर वित्तीय आपातकाल के बारे में। वित्तीय आपातकाल यानी किसी देश की अगर फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वहां पर सुचारू रूप से कार्य नहीं हो सकता है तो राष्ट्रपति जो है 360 के तहत यहाँ पर वित्तीय आपातकाल लगा देता है। यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उन सभी के वेतनों में यहाँ पर कमी की जाती है। जितने भी स्टेट के जो धन बिल हैं यानी फाइनेंशियल जो बिल है, मनी बिल है, वो सीधे पहुंचते हैं संसद के पास और संसद ही उन पर यहाँ पर डिसीजन लेता है। बात करते हैं अब तक कितनी बार यहाँ पर जो 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है। अब तक 1961 यानी 1961 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई थी। फिर बात करते हैं 1971 जब इंडो चाइना वार हुआ था तो वहां पर 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई थी। और फिर यहाँ पर बात की गई थी जब यहाँ पर इमरजेंसी का दौर था 1975। तो अब तक जो है यहाँ पर 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है और 371 और 375 को इन दोनों को ही समाप्त किया गया था यहाँ पर 1977 में, और 96 वाला जो सो यहाँ पर था इसको समाप्त किया गया था 67 में। तो इन 3 तरीके के आपातकाल की यहाँ पर लगाया गया है अब तक भारत में। बात करते हैं 356 के जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो अक्सर ही आप यहाँ पर देखते हैं कि किसी न किसी राज्य में यहाँ पर लगातार जो गवर्नमेंट है वो इसको इम्प्लीमेंटेशन करती रहती है। अभी कुछ दिनों ही पहले यहाँ पर उत्तराखंड में भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फिर बात करते हैं यहाँ पर 360 के बारे में जो है यहाँ पर वित्तीय आपातकाल। तो अब तक के ऐसा कोई भी अवसर यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर वित्तीय आपातकाल लगाया गया हो। तो अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी बार यहाँ पर अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया गया है, तो कभी नहीं, कभी आपातकाल नहीं लगाया गया है। यहाँ पर जो वित्तीय आपातकाल है भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो ये थी हमारी यहाँ पर आपातकालीन शक्तियां। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सविवेक की शक्ति। सविवेक की जो शक्तियां हैं वो संविधान में भी और जो संसदीय नियम हैं उन दोनों में ही यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं राष्ट्रपति जी को। अगर हम बात करते हैं संसद में जो संविधान के द्वारा दी गई हैं वो दी गई हैं यहाँ पर आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 ही बात करता है यहाँ पर शपथ के बारे में। तो शपथ के बारे में कहा गया है कि कहीं पर भी संविधान के नियमों का पालन करने की बात यहाँ पर की गई है। यदि संविधान का कहीं भी उल्लंघन हो रहा है तो राष्ट्रपति सविवेक के आधार पर उसका प्रयोग यहाँ पर कर सकता है अपनी शपथ के माध्यम से। फिर जो शक्तियां यहाँ पर दी गई हैं वो दी गई हैं हमें संसदीय नियम से। संसदीय नियम कौन कौन से हैं
यदि कोई मंत्रिपरिषद ऐसी है वो आपातकाल में है, यानी उसको पूर्ण बहुमत नहीं है हमारे संसद में, तो उसकी सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पर कि कोई भी सरकार जो गठित हुई है और किसी को भी बहुमत नहीं मिला है, तो ये राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है, वो किस पार्टी को या किस व्यक्ति को यहाँ पर सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशनों पर यहाँ पर विवेकपूर्ण शक्तियां दी गई हैं हमारे राष्ट्रपति जी को। तो हमने बात की अब तक राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जितने भी हमने यहाँ पर थी उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो ये पॉइंट वाइज आपको याद करनी है और हम आशा करते हैं कि जो एमसीक्यू हैं उसको भी आप लगातार यहाँ पर